नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है बंगाल के रेलवे स्टेशन की खौफनाक आप बीती। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की जिसका नाम है नीमगंज। ये स्टेशन आमतौर पर देखने में तो किसी छोटे कस्बे के पुराने स्टेशन जैसा ही लगता है। यहाँ लकड़ी के पुराने बेंच, दीवारों पर धुंधले रंग की परतें और ऊपर से लटकते हुए जंग लगे पंखे आपको दिखेंगे। लेकिन इसके साधारण दिखने के बावजूद इस जगह का नाम सुनते ही इलाके के लोगों की आंखों में डर की परछाई दौड़ जाती है। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे न समझा जा सकता है और न ही अनदेखा किया जा सकता है। नीमगंज का जिक्र अक्सर पुराने लोगों की कहानियों में होता है। कुछ कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो या जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। दूसरों का कहना है कि उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिना सिर के परछाइयां चलते देखी हैं। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि कई बार यहां से गुजरने वाले लोग गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। इन्हीं बातों के कारण ये जगह भुतहा और रहस्यमयी मानी जाती है। मैंने पहली बार नीमगंज का नाम अपने एक दोस्त अजय से सुना था। अजय उन लोगों में से था जो हर बात को मजाक में लेते हैं। उसने एक दिन मुझे बताया कि नीमगंज स्टेशन के पास एक पुरानी हवेली है जहां रात को भूतों का मेला लगता है। मैंने उसकी बातों को हंसते हुए टाल दिया, लेकिन उसने एक और किस्सा सुनाया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अजय ने बताया कि एक बार उसका चचेरा भाई ट्रेन छूट जाने के कारण मजबूरी में नीमगंज स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हुआ। जब वह अगली सुबह घर लौटा तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। वह न कुछ बोल पा रहा था, न ठीक से चल पा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। डॉक्टरों ने कहा कि यह मानसिक आघात हो सकता है, लेकिन उसने जो कुछ भी झेला उसका कारण किसी को समझ नहीं आया। यह किस्सा सुनकर मेरे मन में नीमगंज को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने इसके बारे में और जानने का फैसला किया। जब मैंने इलाके के पुराने निवासियों से बात की तो हर किसी के पास इस जगह को लेकर अलग अलग कहानियां थीं। किसी ने बताया कि ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। उनके शव स्टेशन के पास एक गड्ढे में दफना दिए गए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी इस जगह पर भटकती हैं। किसी और ने बताया कि यह स्टेशन उन लोगों के लिए एक जाल है जो रात में यहाँ रुकने की गलती करते हैं। आज मैं आपको लीला और कमल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लीला और कमल साधारण दंपति थे जो ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। उनके सफर का रास्ता नीमगंज स्टेशन से होकर गुजरता था। ट्रेन देर रात स्टेशन पहुंची और उन्हें मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। जैसे ही उन्होंने स्टेशन पर कदम रखा, वहां का माहौल अजीब लगने लगा। न कोई चहल पहल, न कोई आवाज, बस एक भारी सी खामोशी जो आपकी आत्मा को अंदर तक हिला दे। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा किया और इंतजार करने लगे। यह कहानी केवल लीला और कमल की नहीं है, बल्कि यह उस डर और रहस्य की कहानी है जो नीमगंज स्टेशन के चारों ओर फैला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इस स्टेशन का इतिहास क्या है और क्यों यह जगह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक और डरावनी यात्रा पर, क्योंकि यह कहानी आपके मन में कई सवाल छोड़ जाएगी। लीला और कमल का सफर एक सामान्य यात्रा की तरह शुरू हुआ था।
वह दोनों अपने परिवार से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। कमल को ट्रेन के सफर बहुत पसंद थे, खासकर रात की ट्रेन, जहां खिड़की से बाहर झांकते ही घने अंधेरे के बीच चमकते तारों का नजारा मन मोह लेता था। लीला को भी यह सब अच्छा लगता था, लेकिन वह थोड़ी सतर्क स्वभाव की थी। सफर के दौरान वह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। ट्रेन अपने समय से चल रही थी। दोनों ने अपने बैग संभालकर सीट पर रखा और यात्रा का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। विषय कभी हल्के फुल्के मजाक पर जाता तो कभी गंभीर मुद्दों पर। समय जल्दी बीत रहा था। दोनों ने सोचा था कि सुबह तक वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और परिवार के साथ वक्त बिताने का आनंद लेंगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, बाहर का नजारा बदलने लगा। अंधेरा और गहरा होता गया और जंगल की छाया खिड़की पर उभरने लगी। घड़ी ने रात के 11 बजाए और ट्रेन ने अचानक धीमी गति पकड़ ली। एक घोषणा हुई, अगला स्टेशन नीमगंज। यह ट्रेन यहां 15 मिनट के लिए रुकेगी। लीला ने यह नाम सुनते ही चौंक कर कमल की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, कमल, क्या तुमने कभी इस स्टेशन का नाम सुना है? यह कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। कमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, शायद यह किसी छोटे से गांव का स्टेशन होगा, कुछ खास नहीं। लेकिन लीला को अजीब सा महसूस हुआ। वह नाम उसके कानों में अजीब सा गूंज रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, दोनों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। नीमगंज स्टेशन बाकी छोटे स्टेशनों जैसा ही लग रहा था, पुराना और सुनसान, लेकिन वहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। प्लेटफॉर्म पर न तो कोई चहल पहल थी और न ही कोई यात्री। बस एक पुराना लैंप पोस्ट था जो धीमी कांपती हुई रोशनी दे रहा था। दूर तक कोई दुकानदार या चाय बेचने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। कमल ने खिड़की से झांककर कहा, अजीब बात है, यहां तो कोई भी नहीं है। क्या हम गलत स्टेशन पर रुक गए हैं? लीला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि स्टेशन के आसपास का माहौल असामान्य रूप से ठंडा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो उसे भीतर तक महसूस हो रही थी। तभी ट्रेन के गार्ड ने डिब्बे में आकर घोषणा की, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन यहां कुछ घंटे रुकी रहेगी। अगले स्टेशन तक जाने में समय लगेगा, कृपया धैर्य रखें। यह सुनते ही कमल थोड़ा परेशान हो गया। क्या हमें यहां रुकना पड़ेगा? यहां तो कुछ भी नहीं है। लीला के मन में डर का साया गहराने लगा। उसने कहा, कमल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस जगह से जल्दी निकलने का कोई उपाय हो तो देखो। लेकिन कमल ने उसे समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है लीला, हम ट्रेन के अंदर सुरक्षित हैं। यह सिर्फ कुछ घंटों की बात है। दोनों ने अपनी सीट पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया। बाहर की खामोशी के बीच अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराने लोहे के चेन को खींच रहा हो। लीला ने कमल की बांह पकड़ ली और धीरे से पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? कमल ने उसे सांत्वना दी, शायद प्लेटफॉर्म पर कोई कर्मचारी हो, घबराओ मत। लेकिन लीला का दिल कह रहा था कि यह आवाज सामान्य नहीं है। कुछ था जो उन्हें घूर रहा था, अंधेरे के किसी कोने से। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीमगंज की यात्रा, जो केवल एक ठहराव भर थी, अब एक अज्ञात और भयावह अनुभव की शुरुआत बन चुकी थी। नीमगंज स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही हर चीज बदलने लगी थी। बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी पुरानी भुला दी गई दास्तां की गवाही दे रही हो। कमल और लीला ने अपनी जगह पर बने रहने का निर्णय किया था, लेकिन आसपास की खामोशी और स्टेशन की सुनसान स्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। जब ट्रेन ने आगे बढ़ने में असमर्थता जताई तो यात्रियों में हलचल शुरू हो गई। डिब्बे के कोने कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। लीला ने धीमी आवाज में कहा, कमल, मैंने सुना है कि स्टेशन के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें कही जाती हैं। कुछ लोग इसे भूतियां कहते हैं। कमल ने उसकी बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। तुम्हें भी न जाने कैसी कैसी बातें सूझती हैं। ये सब लोगों की कल्पनाएं होती हैं। हम ट्रेन के अंदर हैं,
बाहर नहीं जा रहे तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में भी एक हल्का सा संशय घर कर रहा था, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी खिड़की के पास बैठे एक अन्य यात्री ने अचानक चौंक कर पूछा, क्या किसी ने देखा? वह लैंप पोस्ट, वह अभी अभी बुझा था ना, लेकिन अब फिर जलने लगा। सभी ने खिड़की की तरफ देखा। लैंपपोस्ट की धीमी रोशनी अब और भी फीकी लग रही थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे छू लिया हो। लीला ने धीरे से खिड़की का पर्दा खींच दिया। उसने कमल से कहा, मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कमल ने उसकी बात को टालते हुए कहा, शायद लैंपपोस्ट पुराना है, इसमें खराबी हो सकती है, परेशान मत हो। इसी बीच डिब्बे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। यह आवाज इतनी धीमी थी कि कई यात्रियों ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन लीला ने तुरंत नोटिस किया। उसने सहमे हुए स्वर में पूछा, कमल, क्या तुमने सुना? कमल ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, कोई ट्रेन का कर्मचारी होगा, तुम क्यों इतना सोच रही हो? खटखटाने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। इस बार यात्रियों ने भी इसे सुन लिया। एक बुजुर्ग यात्री जो सबसे आगे की सीट पर बैठे थे, खड़े होकर दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन है बाहर? ये मजाक बंद करो। लेकिन जब उन्होंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बाहर बाहर कोई नहीं है। लेकिन यह खटखटाने की आवाज, ये आ कहां से रही है? उनके इस जवाब से डिब्बे में खामोशी छा गई। अब तक जिन यात्रियों ने इसे सामान्य माना था, उनके चेहरों पर भी डर की परछाई दिखने लगी थी। लीला ने कमल का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, यह कोई साधारण स्टेशन नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना होगा। कमल ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी डर झलकने लगा था। उसने कहा, देखो लीला, ट्रेन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हम यहां फंस गए हैं, लेकिन कुछ देर इंतजार करने में ही समझदारी है। तभी ट्रेन के भीतर एक और अजीब घटना घटी। डिब्बे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं। यात्रियों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। लाइट्स के बुझने और जलने के बीच लीला ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां तेजी से गुजर रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कमल, मैंने कुछ देखा, खिड़की के बाहर कोई परछाई। कमल ने खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। उसने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है लीला, अब और मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ ठीक होने से बहुत दूर था। नीमगंज स्टेशन की रात ने अपने रहस्य की पहली परत खोल दी थी, और जो कुछ भी आने वाला था वह उन दोनों की कल्पना से परे था। डिब्बे की लाइटें अब लगभग बुझ चुकी थीं। सिर्फ बाहर से आती हल्की चांदनी ही अंदर कुछ चीजें दिखाई दे रही थीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि हर छोटी आवाज भी असहज कर रही थी। यात्री आपस में फुसफुसाते हुए अपनी जगह पर दुबके बैठे थे। लीला और कमल भी एक दूसरे के करीब बैठ गए, लेकिन लीला की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी डिब्बे के अगले हिस्से से एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि वहां बैठे लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर को छू लिया हो। कमल ने चौंक कर लीला की ओर देखा। क्या तुमने यह महसूस किया? लीला ने सिर हिलाया। हाँ, और यह सिर्फ हवा नहीं थी कमल, ये कुछ और था। इससे पहले कि वे और कुछ कह पाते, डिब्बे के पीछे से किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे डिब्बे में चल रहा हो। कमल ने आवाज की दिशा में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी एक यात्री जोर से चिल्ला उठा, कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज डिब्बे में गूंज उठी, लेकिन इसके बाद फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। लीला ने कमल का हाथ कसकर पकड़ लिया। कमल, हमें यहां से निकलना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। कमल ने उसे शांत करने की कोशिश की। देखो, हो सकता है यह किसी की शरारत हो, घबराओ मत। लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। तभी डिब्बे के पिछले हिस्से से एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी।
यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कमल और लीला ने डरते डरते उस ओर देखा। एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले और चेहरा झुका हुआ। कमल ने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लेकिन वह आकृति कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ डिब्बे का तापमान गिरता जा रहा था। लीला ने कांपती आवाज में कहा, कमल, यह कोई इंसान नहीं है, हमें यहां से भागना होगा। कमल ने लीला को अपने पास खींचा और तेजी से दूसरी दिशा में खिड़की की ओर भागा। डिब्बे के दूसरे यात्री भी अब अपनी जगह से खड़े हो गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन जैसे ही कमल और लीला खिड़की तक पहुंचे, खिड़की के बाहर भी वही सफेद साड़ी वाली आकृति दिखाई दी। वह उनकी ओर देख रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे थे। लीला की चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। कमल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यह जगह हमें जकड़ रही है। डिब्बे के हर कोने में अब अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी हंसी, कभी रोने की आवाजें और कभी किसी के चलने की। हर यात्री अब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। नीमगंज स्टेशन अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, यह एक जाल था जिसमें फंसे लोग अपने भाग्य से लड़ने को मजबूर हो गए थे। लीला ने कमल से कहा, अगर हम यहां रुके रहे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना होगा। कमल ने चारों ओर देखा, लेकिन इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे धुएं में घुल गई हो। लेकिन इसके बाद डिब्बे में जो हुआ उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। नीमगंज की रात ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कमल और लीला ने जैसे तैसे डिब्बे से बाहर छलांग लगाई। चारों ओर घना अंधेरा था और स्टेशन के पास कोई रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। दूर दूर तक फैले घने पेड़ और अजीब अजीब सी आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। दोनों ने तेजी से स्टेशन से दूर जाने का फैसला किया। पीछे से आती चीख पुकार और अजीब आवाजें अब धीरे धीरे मध्यम हो रही थीं, लेकिन उनके दिलों में डर की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। चलते चलते दोनों एक घने जंगल के बीच आ पहुंचे। लीला ने हाँफते हुए कहा, कमल, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, हमें कहीं रुकना होगा। कमल ने इधर उधर देखा। पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे से हल्की सी मध्यम रोशनी झांक रही थी। शायद वहां कोई है, कमल ने कहा। चलो कोशिश करते हैं, कम से कम वहां रात बिताने का ठिकाना तो मिल जाएगा। दोनों झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन अंदर का माहौल किसी तरह का सुकून देने वाला लग रहा था। दीवारों पर जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी और एक कोने में लकड़ी की पुरानी मेज रखी हुई थी। अंदर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह झोपड़ी बहुत समय से किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। कमल ने लीला की ओर देखा। शायद हम यहां कुछ देर आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यह जगह भी अजीब लग रही है। दोनों कोने में बैठ गए। लीला ने कांपते हुए कहा, कमल, तुम्हें लगता है कि वो भूतिया चीज हमें यहां तक ढूंढने आएगी? कमल ने उसे ढांढस बंधाया, पता नहीं लीला, लेकिन हमें अपनी ताकत को संभाल कर रखना होगा। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। कमल ने धीरे से दरवाजे की ओर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी झोपड़ी की दीवार पर एक तेज खरोंच की आवाज हुई। यह आवाज इतनी तेज थी कि लीला ने डर से कमल का हाथ पकड़ लिया। कमल ने धीरे धीरे लालटेन उठाई और दीवार के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज झोपड़ी के अंदर गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। लीला ने कांपते हुए पूछा, ये किसकी आवाज थी? कमल कुछ बोलने ही वाला था कि झोपड़ी की छत से धूल गिरने लगी। ऊपर से आवाज आई, ये जगह छोड़ दो, अभी और इसी वक्त।
कमल ने तेजी से लीला का हाथ पकड़ा और बोला, यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें अभी जाना होगा। दोनों झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, सामने की जमीन पर वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति खड़ी थी। इस बार वह और करीब थी और उसकी घूरती हुई खाली आंखें सीधे उनके दिलों तक ठंड भर रही थीं। कमल ने झट से दूसरी दिशा में दौड़ने का इशारा किया। दोनों अंधेरे जंगल में भागने लगे, लेकिन झोपड़ी के आसपास की यह अजीब जगह जैसे उनकी हर कोशिश को विफल करने पर आमादा थी। वे जिस भी दिशा में भागते, उन्हें ऐसा महसूस होता कि वे बार बार वहीं लौट आते हैं। नीमगंज की रात, झोपड़ी की रहस्यमय आवाजें और सफेद आकृति की मौजूदगी ने अब उनके लिए जिंदा रहने की एक नई चुनौती पेश कर दी थी। कमल और लीला जंगल के बीचों बीच भागते भागते थक चुके थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन डर और घबराहट ने उन्हें रुकने नहीं दिया। चारों तरफ से घने पेड़ों की परछाइयों के बीच आती रहस्यमय आवाजें उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रही थीं। हर तरफ घना अंधेरा था और चांदनी भी जैसे जंगल की छाया से हार मान चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक डरावना मौन। लीला ने सहमते हुए कहा, कमल, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, जैसे हम कहीं फंस गए हैं। कमल ने चारों ओर देखा। उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया जो जंगल के बीच अजीब तरह से खाली था। मैदान के बीचों बीच एक पुराना कुआं था और कुएं के पास एक पेड़ पर लाल कपड़ा लटका हुआ था। कपड़े की सरसराहट हवा के बिना भी चल रही थी। हम इस जगह से दूर चलते हैं, कमल ने धीरे से कहा, लेकिन लीला की नजरें उस कुएं पर जम गई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में हो। उसने बेमन से कहा, कमल, मुझे लगता है वहां कुछ है। कमल ने लीला का हाथ खींचते हुए कहा, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, यह जगह सही नहीं लगती। लेकिन लीला उसके खिंचाव से मुक्त होकर कुएं की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। कुएं के अंदर से धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। लीला ने कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन कमल ने उसे पीछे खींच लिया। तुम्हें सुनाई दिया? लीला ने कांपती आवाज में पूछा। क्या? कमल ने घबराकर जवाब दिया, कोई मुझे बुला रहा था, उसने मेरा नाम लिया, लीला ने कहा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता का अजीब मेल था। कमल ने खड़े स्वर में कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। तभी कुएं से पानी के गिरने की तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उसमें कुछ गिरा दिया हो। दोनों ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक मैदान का दृश्य बदलने लगा। कुएं के पास की जमीन लाल रंग से चमकने लगी और चारों तरफ से भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां हवा में लहराती थीं, उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से खालीपन झलक रहा था। कमल और लीला मैदान के एक कोने की ओर भागे, लेकिन हर दिशा में वही डरावनी आकृतियां उनका पीछा करने लगीं। उन आकृतियों की गूंजती हुई आवाजों ने पूरा माहौल और भयावह बना दिया। यह जगह छोड़ो, यहां तुम नहीं बच सकते, एक आवाज उनके कानों में गूंजती रही। लीला ने डर से कांपते हुए कहा, कमल, ये सब असलियत है या कोई बुरा सपना? कमल ने लीला का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, नहीं तो हम। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी जमीन उनके नीचे हिलने लगी। मैदान अब एक दलदल में बदल रहा था और वे दोनों धीरे धीरे उसमें धंसने लगे। चारों तरफ फैला रहस्य और डर नीमगंज की इस रात को और भी खौफनाक बना रहा था। कमल और लीला किसी तरह दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। पूरी तरह गीले और थके हुए उन्होंने हिम्मत जुटाकर मैदान से दूर जंगल की ओर भागना शुरू किया। हर कदम के साथ उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उनके भीतर जिंदा रहने की तीव्र लालसा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जंगल के बीचों बीच अचानक उन्हें एक पुरानी और खंडित मंदिर की झलक दिखाई दी। मंदिर की दीवारों पर अनगिनत दरारें थीं और उसमें से मटमैली रोशनी झांक रही थी। दोनों को लगा कि शायद वहां उन्हें थोड़ी राहत मिल सके।
बिना समय गंवाए वे मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर घुसते ही दोनों ठिठक गए। चारों ओर धूप, तेल के दिए और चटक लाल रंग के सिंदूर से सजी एक अजीब सी सजावट थी। वहां की हवा में एक भारीपन था और साथ ही एक विचित्र सी सुगंध भी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा तांत्रिक मंडल बना हुआ था, जिसमें जले हुए नारियल और बिखरे हुए फूल पड़े थे। कमल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह और भी अजीब है लीला, हमें यहां से भी निकलना चाहिए। लेकिन लीला की नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी जो मंदिर के कोने में पड़ा था। उस पत्थर पर किसी औरत की आकृति उकेरी गई थी, जिसके चेहरे पर पीड़ा और गुस्से का मेल था। उसके नीचे लिखा था, नीमगंज के श्राप का प्रारंभ। यहां क्या लिखा है? लीला ने कांपते हुए पूछा। कमल ने ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे शब्द बोले, यह एक श्राप है। कहते हैं कि नीमगंज में एक जमाने में एक महिला की हत्या की गई थी। वह एक सीधी साधी ग्रामीण थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसे जलाकर मार डाला। उसकी आत्मा तब से इस जगह को अपनी कैद बनाए हुए है। लीला ने घबराकर पूछा, लेकिन यह हमसे क्या चाहती है? यह हमें क्यों परेशान कर रही है? कमल ने सिर झुकाकर कहा, शायद यह आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। The ground shook। अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। हवा में गूंजता हुआ एक भारी स्वर दोनों के कानों में पड़ा। तुमने इस जगह का रुख क्यों किया? यह भूमि श्रापित है, अब कोई वापस नहीं लौट सकता। कमल और लीला चौंक गए। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उस तांत्रिक मंडल के बीच अचानक एक धुंधली आकृति बनने लगी। वह एक महिला की छवि थी, जिसका चेहरा विकृत और आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे दर्द को छुआ है, अब तुम मेरे रहस्य को जान चुके हो। कोई भी जो इस जगह का सच जानता है, वह यहां से जिंदा नहीं जा सकता। कमल ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? उस महिला की आकृति ने गुस्से में कहा, मैं वह हूं जिसे इस दुनिया ने धोखा दिया। मैं नीमगंज की आत्मा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भरोसे और सच्चाई पर जी थी, लेकिन इस जगह के लोगों ने मेरी बलि चढ़ा दी। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो इस भूमि पर कदम रखता है। लीला ने साहस कर पूछा, लेकिन हम तुम्हें कैसे मदद कर सकते हैं? क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है? आकृति कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अगर कोई मेरे लिए उस अन्याय को ठीक कर सके जो मेरे साथ हुआ, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन यह इतना आसान नहीं। मेरे श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो अब तक कोई नहीं कर पाया। कमल ने तुरंत पूछा, क्या करना होगा? लेकिन वह जवाब देने के बजाय अचानक गायब हो गई। मंदिर में एक बार फिर भयानक सन्नाटा छा गया, लेकिन अब उनकी यात्रा एक नए सवाल के साथ शुरू हो चुकी थी। क्या वे नीमगंज की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे या इस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? मंदिर के सन्नाटे में अचानक एक हल्की हवा का झोंका चलने लगा, मानो कोई उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रहा हो। कमल और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यहां से बचने का एक ही तरीका है, आत्मा के श्राप को तोड़ने का प्रयास करना। मंदिर के भीतर की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। उन चित्रों में एक महिला को दिखाया गया था जो गांव के लोगों की मदद कर रही थी। किसी में वह पानी पिला रही थी तो किसी में भोजन दे रही थी। लेकिन आखिरी चित्र में उसी महिला को भीड़ के बीच घसीटते हुए जलते अलाव की ओर ले जाया जा रहा था। लीला ने चित्रों को देखकर कहा, यह वही महिला है जिसकी आत्मा हमें सताने की कोशिश कर रही है। कमल ने जवाब दिया, शायद यह आत्मा अब भी न्याय चाहती है, पर हम कैसे मदद करें? मंदिर के कोने में उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। उस पर लिपि अजीब और पुरानी थी, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। पांडुलिपि में लिखा था, जिसने मेरे दर्द को महसूस किया है वही मेरे श्राप को मिटा सकता है, पर इस सत्य तक पहुंचने के लिए उसे मेरी कहानी को पुनर्जीवित करना होगा और उस सत्य को सबके सामने लाना होगा। कमल ने धीरे से कहा, हमें उसकी कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। यही उसकी आत्मा को शांति दिलाने का तरीका हो सकता है।
तभी मंदिर के बीचों बीच जले हुए नारियल के पास हल्की रोशनी चमकी और वहां से एक छोटी सी चाबी प्रकट हुई। चाबी को देखकर लीला ने पूछा, यह किसके लिए हो सकती है? कमल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद यही हमें उस रहस्य तक ले जाएगी जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने चाबी उठाई और मंदिर के भीतर और खोजबीन करने लगे। वहां उन्हें एक छोटा सा दरवाजा मिला जो मंदिर के मुख्य हॉल से जुड़ा था। दरवाजा इतना पुराना था कि उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी। चाबी लगाते ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाना था। अंदर घुसते ही उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें दीवारों पर पुराने दस्तावेज और मिट्टी के बर्तन रखे थे। कमल ने उनमें से एक दस्तावेज उठाया और धूल हटाई। दस्तावेज पर लिखा था, नीमगंज का सच। कमल ने तेजी से दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने लालच और स्वार्थ के कारण उस महिला की हत्या की थी। उसने उनकी चोरी और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना को दबाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसकी अच्छाई को बुराई में बदल दिया गया। लीला ने उदास स्वर में कहा, इस महिला ने सच्चाई के लिए अपनी जान दी और बदले में उसे इतना भयानक अंत झेलना पड़ा। शायद हमें इन दस्तावेजों को बाहर ले जाकर लोगों को दिखाना होगा। यही उसकी सच्चाई को सामने लाने का तरीका है। तभी कमरे में तेज हवा का झोंका आया और एक बार फिर वही भारी आवाज गूंजी, अगर तुमने यह सच उजागर किया तो तुम्हें भी मेरी तरह सजा भुगतनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कमल ने बिना झिझके कहा, अगर यही तुम्हें शांति दिला सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आवाज शांत हो गई और कमरे में सब कुछ ठहर सा गया, लेकिन दोनों को महसूस हुआ कि उनकी यात्रा अब और भी कठिन होने वाली है। दस्तावेज, But there was nothing there, लेकिन इस just the empty lot, bathed in flickering neon light. था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो में आपका नाम कैसे लूंगा? तो प्लीज कमेंट जरूर करें। जो कमेंट किए हैं उनके नाम लेना शुरू करता हूं। मैं अब सलीम पीर मोहम्मद भीलवाड़ा, राजस्थान से, इंग्लैंड से, ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान, समीर निशाद बनारस, मैं मोहम्मद मंसूर दिल्ली से, SK जिंदल LDH पंजाब, मेरा नाम समीर निशाद यूपी बनारस, राजेश शर्मा रोहतक हरियाणा, मैं असम के कामरूप से हूं पंडित जी, ज्योतिष पासवान मालीगांव गुवाहाटी असम, नाइजीरिया की राजकुमारी आयशा लदान, मारा नाम गुलिस्ता शेख का उड़ीसा से, इरशाद बाबला फिरोजाबाद, आलिम पीर मोहम्मद राजस्थान भीलवाड़ा से। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।